बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम एनिमल्स के मुख्तलिफ जो क्लासिफिकेशन के लिए टूल्स आप कह सकते हैं जो यूज़ किए गए हैं, जिसकी बेस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया है, उसमें मुख्तलिफ पैटर्न स्टडी करेंगे कि किस किस तरह से अल्लाह ताला ने उनकी बॉडीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। One of the most strikingly ordered series of changes in evolution is reflected in the body plans of animal kingdom and the Protista। यानी अल्लाह ताला ने बेशबहा वैरायटी रखी है एनिमल्स के अंदर, लेकिन कुछ बेसिक पैटर्न्स हैं जिनको उनकी बॉडीज़ फॉलो करती हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द एनिमल बॉडी प्लान्स माइट बी लाइकन टू अ रोड मैप थ्रू द माउंटेन रेंज। इसमें आप एग्जांपल दी गई है कि हम उसको जैसे पहाड़ों के ऊपर से एक रास्ता, एक सड़क गुजरती है, उससे तशबीह दे सकते हैं इस चीज़ को, बॉडी प्लान्स को। व्हाट इज़ मोस्ट ईजिली डिपिक्टेड आर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स इन अ फ्यू ऑफ द अट्रैक्शन अलॉन्ग द रूट। यानी इसमें हमें बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है या ईजिली हम जो उस रास्ते के ऊपर देख सकते हैं, वो या तो टॉप है या फिर उसकी बॉटम है, या जो बिल्कुल एंडिंग और स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं वो हमें पता है, या फिर कुछ ऐसे रूट के साथ साथ कुछ ऐसे रिक्रिएशनल साइट्स हैं, कुछ ऐसी अट्रैक्शंस हैं जो कि वाज़ेह होती हैं। What cannot be seen from this perspective are the tortuous curves and grades that must be navigated and the extra miles that must be traveled to chart back the road। यानी इसमें हमें जो चीज़ नज़र नहीं आती है उस रोड मैप के अंदर, वो ये है कि उसके अंदर जो घूम फिर कर जो रास्ते जाते हैं या मुख्तलिफ जो ग्रेड्स हैं उसके अंदर, वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उनको खोजना पड़ता है, उनको नेविगेट करना पड़ता है, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ती है उस रोड मैप को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रैवल करना पड़ता है। तो जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के प्लान्स इसी तरह से हैं घूमते फिरते हुए कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगी। एवोल्यूशनरी चेंजेस डू नॉट ऑलवेज मीन प्रोग्रेस एंड इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एवोल्यूशन का हमेशा मतलब नहीं होता कि सिंपल से प्रोग्रेस किया जाए कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, बल्कि ये उलट भी हो सकता है। बहुत से एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें अल्टीमेटली एक चीज़ डिलीट हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऐसा कोई ऐसा फीचर भी होता है। तो इसलिए एवोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका हमेशा मतलब नहीं है कि वो प्रोग्रेस करे सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। Evolution frequently results in backtracking, in failed experiments, and in inefficient or useless structures. Evolution results in frequent dead ends, and even though the root that dead end may be filled with grandeur। यानी हमेशा हमें एवोल्यूशन का रिज़ल्ट ये नहीं मिलेगा कि एक पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ही होंगे, बल्कि कभी कभार हमें ऐसा भी मिलेगा रास्ता जिसके एंड के ऊपर हमें डेड एंड आप कह सकते हैं मिलेगा। यानी वो स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्ट कर गई हैं, वो सक्सेसफुल नहीं रही हैं, या उनका ख़ात्मा हो गया दुनिया से, और रास्ते में हमें ये पता चलेगा कि ये तो लग नहीं रहा था, ये बहुत सक्सेसफुल आप कह सकते हैं सक्सेशन थी या नेक्स्ट पैटर्न्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली वो डेड एंड हमें मिला, या वो स्पीशीज़ जो है वो ऑल टुगेदर ख़त्म हो गई। The account that follows is a look at the patterns of animal organization। इस चैप्टर का जो एक हमारे पास टॉपिक बच गया है that will be counted for the patterns of animal organization as far as evolutionary pathways are concerned। This account is an explicit road map through the animal kingdom। यानी ये टॉपिक्स पढ़कर हमें समझना आसान हो जाएगा कि हम जो आगे एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटोजोआ से ऑनवर्ड्स, उसको पढ़ना, उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा जब हमारे जहनों में होगा कि एनिमल किंगडम में कितनी तरह के पैटर्न्स पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। On a ground scale, it portrays evolutionary trends, but it does not depict an evolutionary sequence। यानी हमें ये तो पता चलेगा कि इसमें मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं कौन से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जिस तरह हम यहाँ पे सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं उस तरह से फाइलम्स में भी फॉलो करें। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, और पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, एंड देन उसके बाद हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज आता है। ये एक सीक्वेंस है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्रोटोजोआ हैं वो बिल्कुल एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं, स्पॉन्जीज भी एसिमेट्रिकल हैं। उसके बाद सिलेंट्रेटा में हम जाते हैं तो वो रेडियल सिमेट्रिकल हैं। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो हमारे पास आते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल, और यहाँ से बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आगे तक जाते हैं। लेकिन जब हम एकाइनोडर्मेटा पे पहुँचते हैं तो एकाइनोडर्मेटा हमें मिलता है कि वो रेडियली सिमेट्रिकल है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर रिवर्स पैटर्न है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस नहीं हो सकता कि लगातार चलते जाएं और आगे हमें एक लीनियर पैटर्न मिले, बल्कि इसमें रिवर्स भी हो सकता है, या उसमें कंप्लीट सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। अब एनिमल्स के ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स में जो सबसे बेसिक चीज़ जो मैटर करती है दैट इज़ देयर सिमेट्री। जिस प्लान के मुताबिक उनकी बॉडी डिज़ाइन की गई है, जैसे आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी होंगी, एसिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, या बाई रेडियली सिमेट्रिकल, पेंटा रेडियली सिमेट्रिकल, ये मुख्तलिफ पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिक टूल हैं हमें हमारे पास के एनिमल्स को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं।
The bodies of animals and protista are organized into almost infinite diverse forms. Within this diversity, however, are certain patterns of organization. The concept of symmetry is fundamental to understanding the animal organization. अब symmetry क्या चीज़ है उसको define हम कैसे करते हैं? It describes how the parts of an animal are arranged around the point or एन एक्सिस, यानी एक लाइन या एक नुक्ते के इर्द गिर्द उसके ऑर्गन्स कैसे प्लेस किए गए हैं या उसकी बॉडी का पैटर्न क्या है, डिज़ाइन कैसा है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसको हम बेसिकली उसकी सिमेट्री कहते हैं। जो सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ए सिमेट्री। तो ए का जो हम डिजिट ऐड कर देते हैं या अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं दैट मीन्स without any symmetry, without any particular shape or defined shape, which is the absence of central point or axis around which the body parts are equally distributed, characterizes most protista and many sponges। यानी शुरू के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस आते हैं उनमें ये पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जिसको हम एसिमेट्रिकल पैटर्न कहते हैं। इसमें कोई सेंट्रल पॉइंट होता ही नहीं है जिसके इर्द गिर्द कोई ऑर्गन्स जो है वो पर्टिकुलरली प्लेस किए गए हों या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो इक्वली। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कोई सेंट्रल पॉइंट और एक्सेस नहीं होता उसको हम एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एसिमेट्री कैन नॉट बी सेड टू बी एन अडेप्टेशन टू एनीथिंग और एडवांटेजेस टू एन ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसकी एक अडेप्टेशन है या वो किसी तरह से उसके लिए फ़ायदेमंद है। ये जस्ट एक आगाज़ है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट डेवलप कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, सेंसरी एंड लोकोमोटर फंक्शंस। ये बहुत सिंपल से ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें हम कह सकते हैं कि बहुत हायर डिग्री की जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती है। तो सिंपलर इनमें स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इनकी बॉडी के और इनमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता। क्लियरली हाउएवर प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैव फ्लरिश्ड। लेकिन ये सब कुछ सिंपलिसिटी के बावजूद, सब कुछ ना होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया या इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डाइवर्सिटी में दुनिया में मौजूद है। अब उससे आगे चलते हैं कि हमारे पास एसिमेट्रिकल तो वही थे जिसमें हमने प्रोटोजोआ और स्पॉन्जेस को ऐड कर दिया। अगर उससे आगे हम ट्रैवल करते हैं तो हम आते हैं सिलेंट्रेटा के लेवल के ऊपर। अ सी एनेमोन कैन मूव अलॉन्ग द सबस्ट्रेट बट ओनली वेरी स्लोली। यानी सी एनेमोन एक पार्टनर जो मेंबर है हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा का जिसको निडेरिया भी कहते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अमूमन सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है और बहुत स्लोली मूव कर सकता है अगर करना चाहे तो। हाउ डज़ इट गैदर फूड, यानी क्योंकि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है तो इसको कैसी मॉडिफिकेशंस दी गई हैं कि ये अपनी फूड कैसे प्रोक्योर करता है या मुख्तलिफ काम कैसे करता है। हाउ डज़ इट डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स, यानी एक जगह अगर अटैच्ड है तो उसको तो आके कोई भी ख़त्म कर सकता है या एनगल्फ कर सकता है उस एनिमल को, तो कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा। फॉर दिस एनिमल अ ब्लाइंड साइड वुड लीव इट वल्नरेबल टू अटैक एंड कॉज इट टू मिस मैनी मील्स। अब जाहिर बात है कि अगर इसका वो सिरा जो कि एक्सपोज्ड है, एक सिरा तो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, दूसरा सिरा अगर वो ब्लाइंड साइड है जिस साइड पे वो ना कुछ फील कर सकता है ना कोई काम कर सकता है, तो इसका मतलब है कि एक तो वो ख़तरे में होगा जहाँ से किसी चीज़ को सेंस नहीं कर सकता और ना ही वो उसको खाना मिलेगा क्योंकि वहाँ पे उसके सेंसिटिव ऑर्गन्स नहीं है जो फूड को डिटेक्ट कर सके और उसको प्रोक्योर कर सके। द सी एनेमोन एज इज़ द केस फॉर मोस्ट सेडेंटरी एनिमल्स हैज सेंसरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी। तो ये सी एनेमोन या इस जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो कि सेसाइल होते हैं, जो सेडेंटरी होते हैं या बहुत स्लो मूविंग होते हैं या सबस्ट्रेटम के साथ रहना पसंद करते हैं, इन एनिमल्स में अल्लाह ताला ने उनकी पूरी बॉडी को जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए। ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते, सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद है। सी एनिमोन्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट हेड एंड टेल एंड्स, इंस्टेड वन पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज द एंड ऑफ एनिमल दैट पोजेसेस the mouth, the oral end, and the second point of reference is the end opposite to the mouth, that is the aboral end। तो इस तरह के एनिमल्स जिसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो वो साइड जिस पे माउथ एग्जिस्ट करता है, एंटीरियर साइड, उसको हम ओरल एंड कह देते हैं और उसका ऑपोजिट बिल्कुल जिसको हम अबोरल एंड कह देते हैं जो कि माउथ के ऑपोजिट होता है। तो ऐसे एनिमल्स में कोई डिस्टिंक्ट जो है वो उनकी साइड वैसे नहीं है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, लेकिन ओरल अबोरल एक्सेस हम उनके डिफाइन कर लेते हैं माउथ की प्रेजेंस की वजह से। एनिमल्स सच एज सी एनिमोन आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें पर्टिकुलरली पूरी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो कि सेंसरी हैं या फीडिंग हैं, तो पूरी बॉडी के इर्द गिर्द डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम इनको रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। रेडियल सिमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू मिरर इमेजेस। ऐसे एनिमल को अगर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करना चाहेंगे तो वो इक्वली मिरर इमेज दे देगा। यानी जैसे आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सर्कल को किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो इक्वल मिरर इमेजेस आपको दे देगा। तो सी एनिमोन या इस तरह से दूसरे एनिमल्स, इनका भी ऐसा ही सर्कमफेरेंस होता है और इनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो वो मिरर इमेजेस दे
देते हैं। रेडियल सिमेट्री इज़ ऑफन मॉडिफाइड बाय अरेंजमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन पेयर्स और इन अदर कॉम्बिनेशंस अराउंड द सेंट्रल ओरल और बोरल एक्सिस। ये तो सिंपल रेडियल सिमेट्री है जो सी एन मून में एग्जिस्ट करती है। इस तरह की और भी मॉडिफिकेशंस होती हैं इसी रेडियल सिमेट्री की, जिसमें पेयर्स की फॉर्म में या उससे हटकर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ऑर्गन्स के एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे द पेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स इज कॉल्ड बाय रेडियल सिमेट्री, यानी ऐसे रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स जिसमें पेयर्ड अरेंजमेंट है ऑर्गन्स की या कुछ स्ट्रक्चर्स की, उनको हम बाय रेडियल सिमेट्री। बाय रेडियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्गन्स जो वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो ऐसी सिमेट्री को हम बाय रेडियल सिमेट्री कह देंगे। इसी तरह से द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन 5 अराउंड द रेडियल सिमेट्री एनिमल इज कॉल्ड द पेंटा रेडियल सिमेट्री। तो जहाँ पे 5 की ऑर्गेनाइजेशन होगी, 5 ऑर्गन्स की, 5 स्ट्रक्चर्स की, वहाँ पे उसको हम पेंटा रेडियल सिमेट्री कह देंगे। तो ये केस था हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो कि नॉर्मली स्फेरिकल या आप राउंड एक्सिस कह सकते हैं, जिनमें बॉडी को किसी प्लेन से मिरर इमेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें नॉर्मली हमारे पास सिलेंट्रेटा एग्जिस्ट करते हैं, या हम एकाइनोडर्मेटा में इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। Although the sensory, feeding and locomotor structures in radially symmetrical animals could never be called simple, they are not comparable to the complex sensory, locomotor and feeding structures in many other animals। यानी अगरचे ये बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन बहुत सिंपल भी नहीं है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि ये जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं ये एसिमेट्रिकल एनिमल्स से ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, लेकिन आगे आने वाले जो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल पढ़ेंगे उनसे थोड़े से सिंपल नेचर के हैं। तो दरमियान की इनकी सिचुएशन है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। The evolution of such complex structures in radially symmetrical animals would require repeated distribution of specialized structures around the animal। लेकिन क्योंकि इनकी बॉडी के किसी एक एक्सिस पे किसी एक ऑर्गन का होना इनको वल्नरेबल कर सकता है, ख़तरे में डाल सकता है, इसलिए इसकी पूरी बॉडी को जो है वो स्ट्राइव करना पड़ता है या हर तरफ इसके मुख्तलिफ सेंसरी स्ट्रक्चर या फीडिंग स्ट्रक्चर मौजूद होना ज़रूरी है। थर्ड हमारे पास आती है सिमेट्री दैट इज़ कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट अ सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस एंड थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एन एनिमल डिवाइड्स द एनिमल इनटू राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेजेस। इसमें हम अपनी एग्जांपल भी ले सकते हैं, यानी कि एक बॉडी को अगर आप किसी एक एक्सिस से, सिर्फ एक सिंगल एक्सिस से राइट और लेफ्ट हाफ्स में या मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकते हो तो उसको हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। Bilateral symmetry is characteristic of active crawling and swimming animals। इसमें हमारे पास जो सिलेंट्रेटा के बाद में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, प्लैटीहेलमिन्थीज से ऑनवर्ड कॉर्डेट्स तक, मैमल्स तक, ये सारे के सारे बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। बिकॉज बायलैटरल एनिमल्स मूव प्राइमरीली इन वन डायरेक्शन, वन एंड ऑफ द एनिमल इज कॉन्टिन्यूअली एनकाउंटरिंग द एनवायरनमेंट। तो ऐसे एनिमल्स में आप नॉर्मली यही ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें एक ख़ास एंड है, बॉडी की एक ख़ास साइड है या डायरेक्शन है जिसमें वो मूव करता है या एनवायरनमेंट को फेस करता है। तो एनिमल्स को अगर आप चलते हुए देखेंगे या मूव करते हुए तो आपको पता चलेगा कि उनका हेड रीजन जो है वो आगे की तरफ पहले एंटीरियर साइड पहले मूव करती है। तो वो बेसिकली बॉडी का पार्ट जो कि एनवायरनमेंट को एनकाउंटर कर रहा होता है या फेस कर रहा होता है सबसे पहले, वो सबसे सेंसिटिव होता है और उसके ऊपर ये वो एरिया होगा बेसिकली बॉडी का जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होंगे। The end that meets the environment is usually where the complex sensory, nervous and feeding structures evolve and develop. These development result in the formation of a distinct head and called cephalization। तो साथ साथ ही जैसे ही bilateral symmetry evolve हुई, साथ साथ में cephalization का process भी आ गया कि cephalization इन organisms में जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गई, इसका भी एवोल्यूशन हुआ। और सिविलाइजेशन से मुराद क्या है कि एक ऐसा डिस्टिंक्ट हेड साइड या एंटीरियर साइड जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादातर मौजूद हैं और वहीं पे फीडिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं। सिविलाइजेशन अकर्स एट एन एनिमल्स एंटीरियर एंड, पोस्टीरियर इज़ द ऑपोजिट एंटीरियर, इट इज़ द एनिमल्स टेल एंड। यानी इसी के मुताबिक सिविलाइजेशन के मुताबिक आप मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो बॉडी के मुतय्यन कर सकते हैं। तो सिफिलिक एंड क्या होगा? जहाँ पे माउथ एग्जिस्ट करता है, और माउथ के बिल्कुल ऑपोजिट वाला जो है वो टेल एंड होगा जिसको हम पोस्टीरियर एंड भी कह सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड टर्म्स डिस्क्राइबिंग द बॉडी प्लेन्स एंड सेक्शंस अप्लाई टू द बायलैटरल एनिमल्स। इसी के हिसाब से हम मुख्तलिफ प्लेन्स जो है मुख्तलिफ डायरेक्शंस एनिमल्स की बता सकते हैं, जैसे डोर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इस तरह की टर्म्स जो हैं वो उसी के मुताबिक डिफाइन कर सकते हैं। दीज टर्म्स आर फॉर लोकेटिंग द बॉडी पार्ट्स रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस और एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडीज़। यानी इसमें हम देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमें इस फिगर में दिखाई गई है कि एक फॉक्स की बॉडी अगर हम लेते हैं, इसमें इसका ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर साइड है, टेल एंड है,
ये बॉडी की डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। इसी तरह से इसको अगर यहाँ से कट करेंगे तो ये ट्रांसवर्स प्लेन होगी, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होगी जिसमें मीडियन प्लेन या फ्रंटल प्लेन हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो प्लेन्स ऑफ डायरेक्शन हैं वो हम डिटरमिन कर सकते हैं इन बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसी को हम टर्म्स ऑफ डायरेक्शन को एक टेबल के फॉर्म में भी नेक्स्ट पेज पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स बताई गई हैं और उनको डिफाइन भी किया गया है। अब ओरल मीन्स द एंड ऑपोजिट टू द माउथ, oral means the end containing the mouth, anterior is the head end, usually the end of bilateral animal that meets the environment, posterior is the tail end, caudal is the toward the tail, cephalic is toward the head, distal is away from any point of attachment, away यानी कोई चीज़ जैसे एक ऑर्गन से या एक पॉइंट ऑफ एक्सेस से दूर जा रही हो। एग्जाम्पल इसमें है द टोज आर डिस्टल टू द नी, यानी हमारे पाँव जो हैं वो हमारे घुटनों से दूर हैं, डिस्टल या अगले किनारे पे हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी जो करीब होते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के, जैसे हिप इज़ प्रॉक्सिमल टू द नी। डॉर्सल इज़ द back of the animal, usually the upper surface, synonymous with the posterior of the animal that walk upright। जैसे हमारे एग्जांपल आप ले लें तो हमारी डॉर्सल साइड क्या होगी, जो नॉर्मली एनिमल की पोस्टीरियर साइड ली जाती है, जहाँ पे कमर है जिस तरफ, तो उसको हम अपनी डॉर्सल साइड लेते हैं। वेंट्रल इज़ द बेली ऑफ द एनिमल, यूजुअली द लोअर सरफेस, यानी जो रेंगते हैं एनिमल्स उनकी ज़मीन की तरफ फेस करने वाली जो सरफेस है वो उनकी वेंट्रल सरफेस होगी। सिनोनिमस विद द एंटीरियर ऑफ द एनिमल दैट वॉक अपराइट, जैसे हम हैं तो हमारे आगे वाला हिस्सा जो है, हमारी बेली जहाँ एग्जिस्ट करती है, वो हमारा वेंट्रल सरफेस है। इन्फीरियर below the point of reference, that is mouth is inferior to the nose in humans, and superior is above the point of reference, that is neck is superior to the chest। lateral का मतलब क्या है कि किसी point of reference से जो दूर जा रही हूँ या sides की चीज़ें हों, away from the plane that divides a bilateral animal into mirror images। and median नाम से ही जाहिर है कि दरमियान की या करीब की plane, on or near the plane that divides a bilateral animal into mirror images। कि यहाँ तक तो हम फॉलो कर रहे थे सिमेट्री को। इसके अलावा भी पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं एनिमल्स के अंदर। इन एडिशन टू बॉडी सिमेट्री, अदर पैटर्न्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन आर रिकग्नाइजेबल इन अ ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट। दीज पैटर्न्स में रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो इसमें हम देखेंगे मुख्तलिफ पैटर्न्स। एक पैटर्न ये भी हो सकता है जिसमें हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। उसके आगे मज़ीद चलते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। जब उस हद तक डिवाइड कर लेते हैं एनिमल्स को, कैटेगरीज बना लेते हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में मज़ीद आगे भी जा सकते हैं। उसके मज़ीद हम डिवीजन भी कर सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कुछ ऐसे एनिमल्स में है जिसमें सीलोम बिल्कुल एब्सेंट है, उनको हम एसीलोमेट्स कहते हैं। कुछ ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है जिनमें सीलोम फॉल्स फॉर्म में है, जिसको हम सूडोसीलोम कहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें सीलोम ट्रू फॉर्म में मौजूद है, तो उनको हम सीलोमेट्स कहते हैं। तो ये पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे लिए बहुत कारआमद हैं उनकी क्लासिफिकेशन के लिए। स्टार्ट हम करते थे यूनिसेलुलर साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको साइटोप्लाज्मिक क्यों कहा गया है? बेसिकली क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनका सिर्फ एक सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म ही है जो सारे कामों को मेंटेन कर रहा होता है, इसलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। Organisms whose bodies consist of a single cell or cellular aggregates display the unicellular level of organization। इसमें नॉर्मली हमारे पास प्रोटोजोआ आएंगे जो कि सिंगल सेल कंटेनिंग बॉडीज़ हैं, या फिर उन्हीं प्रोटोजोआ के सेलुलर एग्रीगेट्स यानी कॉलोनीज़ के फॉर्म में अगर वो रहते हैं तो उनको भी हम इसी कैटेगरी में यूनिसेलुलर कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इनके अंदर सेल अगरचे करीब करीब कॉलोनी में मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे के साथ उस तरह लिंक्ड नहीं है जैसे मल्टी सेलुलर में होते हैं। Unicellular body plans are characteristic of Protista. Some zoologists prefer to use the designation cytoplasmic to emphasize that all living functions are carried out within the confines of a single plasma membrane। तो इनको क्योंकि हम इसीलिए कहते हैं साइटोप्लाज्मिक क्योंकि इनकी बॉडी में सिंगल ही एक कंटेंट मौजूद है साइटोप्लाज्म का जो कि सारे कामों को होल्ड कर रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि वही एक वाहिद सेल है जो सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, फीडिंग से लेकर रिप्रोडक्शन तक। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मस्ट प्रोवाइड फॉर द फंक्शंस ऑफ लोकोमोशन, फूड एक्विजिशन के साथ डाइजेशन, वाटर एंड आयरन रेगुलेशन, सेंसरी परसेप्शन एंड रिप्रोडक्शन इन द सिंगल सेल। इसी की हम आगे देखते हैं अगर सेलुलर एग्रीगेट्स या कॉलोनीज़ के फॉर्म। इट कंसिस्ट ऑफ लूज एसोसिएशंस ऑफ सेल्स दैट एग्जिबिट लिटिल इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन। यानी इसमें अगरचे सेल्स एक दूसरे के करीब रहते हैं लेकिन वो एंटाइटीज़ अलग अलग हैं, अपने आप को वो इनफरादी तौर पर आप कह सकते हैं संभाले हुए हैं और वो जस्ट एग्रीगेट बनाकर रहना उनका जो है वो मकसद था यहाँ पर। लेकिन कुछ हद तक यह है कि डिवीजन ऑफ लेबर उनमें एग्जिस्ट कर सकती है। देयरफॉर सेलुलर एग्रीगेट्स कैन नॉट बी
कंसीडर द टिश्यूज़, यानी इनमें इतना वो करीब नहीं है कि वो मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हम टिश्यू को डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलरली वो सिर्फ एक जगह पर मिलजुल कर रह रहे हैं, इसलिए हम उसको एग्रीगेट्स या कॉलोनीज़ कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ द एब्सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस दीज ऑर्गेनिजम्स शो सम डिवीजन ऑफ लेबर। ये हो सकता है कि कुछ एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ एक दूसरे को हेल्प आउट कर दें, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंटली रह रहे होते हैं। सम सेल्स में बी स्पेशलाइज्ड फॉर रिप्रोडक्टिव, न्यूट्रिटिव और स्ट्रक्चरल फंक्शंस। इसके बाद आती है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। नाम से बात जाहिर है कि हमारे पास बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेयर्स। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज इन मोस्ट एनिमल फाइला। अब उसमें हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर कैटेगरी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सेल्स जो है वो आपस में, क्योंकि मल्टी सेलुलर बॉडी है तो मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो एक जैसे सेल्स इकट्ठे होकर एक टिश्यू की फॉर्मेशन में आने लग जाते हैं। लेकिन अभी उतनी हद तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई है, उससे थोड़ी सिंपल है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज इन मोस्ट एनिमल फाइला। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इज द सिंपलेस्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू लेयर्स derived from the two embryonic tissue layers. Ectoderm gives rise to the epidermis, the outer layer of the body wall, and endoderm gives rise to the gastrodermis, the tissues that line the gut or alimentary canal. तो इसमें बॉडी जो है मेनली सिर्फ 2 ही लेयर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। एक आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं और वो स्किन बना रही है या बाहर वाले रीजन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, और एक एंडोडर्म है जो कि अंदर गैस्ट्रोडर्मिस बना रही है जो कि अंदर वाली लेयर है और वहाँ पे मेनली गट ट्रैक्ट मौजूद है या डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। Between the epidermis and the gastrodermis is the non-cellular layer called the mesoglea. इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हो सकता है कि लिक्विड कंसिस्टेंसी हो जिसको हम मेसोग्लिया कह रहे हैं। इन सम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स सेल्स अकर इन द मेसोग्लिया बट दे आर ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बॉडी होली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रही है 2 लेयर्स के मिलने से, एपिडर्मिस या गैस्ट्रोडर्मिस के मिलने से। हो सकता है कि इनके दरमियान जो लिक्विड मौजूद है मेसोग्लिया, उसके अंदर भी कुछ सेल्स एग्जिस्ट करते हों लेकिन वो उस लेयर के अपने नहीं हैं, वहाँ से डिराइव नहीं हुए, बल्कि या तो वो एपिडर्मिस में बने थे सेल्स और टूटकर अंदर गिर गए हैं, या फिर गैस्ट्रोडर्मिस में बने थे और वो टूटकर मेसोग्लिया का पार्ट बन गए हैं। तो इसमें हो सकता है कि मिडल लेयर जो है जिसको हम लिक्विड लेयर कह रहे हैं, मेसोग्लिया कह रहे हैं, उसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद हों लेकिन असल में उन सेल्स का ओरिजिन जो है वो या तो एक्टोडर्मल होगा या एंडोडर्मल होगा। द सेल्स इन ईच टिश्यू लेयर आर फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट। अब इसमें यह है कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बढ़ गई है इनकी बॉडी के अंदर। हर टिश्यू का पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो डिराइव हो चुका है। हर एक जो टिश्यू है वो एक दूसरे का मरहूने मिन्नत दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है फंक्शंस के लिए। द गैस्ट्रोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिटिव और डाइजेस्टिव एंड मस्कुलर सेल्स एंड द एपिडर्मिस कंटेन्स एपिथेलियल एंड मस्कुलर सेल्स। तो इस तरह से काम डिवाइड हो गए हैं। एपिडर्मिस ने अपने फंक्शंस ले लिए हैं और गैस्ट्रोडर्मिस ने अपने। द फीडिंग मूवमेंट्स ऑफ हाइड्रा और द स्विमिंग मूवमेंट्स ऑफ जेलीफिश आर ओनली पॉसिबल व्हेन ग्रुप्स ऑफ सेल्स कोऑपरेट, शोइंग द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह है कि बॉडी की हम अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें बॉडी की जो है वो 2 बेसिक लेयर्स मिलेंगी सेल्स की। एक एक्टोडर्मल लेयर होगी और एक एंडोडर्मल लाइनिंग होगी। दरमियान में एक लिक्विड सरफेस मौजूद है जिसको हम मेसोग्लिया कह रहे हैं, और इस तरह से ये दरमियान में जो पाइप एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ गट और एलिमेंट्री कैनाल। और इसमें सेल्स की कॉपरेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल लेवल की है। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आता है हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो सिलेंट्रेटर से ऑनवर्ड जितने भी फाइलम्स हम स्टडी करेंगे दैट विल बी ट्रिप्लोब्लास्टिक। देयर टिश्यूज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम द 3 एम्ब्रोलॉजिकल लेयर्स। नाम से जाहिर है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 एम्ब्रोलॉजिकल लेयर्स होंगी जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो हैं ही, लेकिन दरमियान में एक मेसोडर्म भी जो है वो एक पर्टिकुलर लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। As with the diploblastic animals, ectoderm forms the outer layer of the body wall and endoderm lines the gut. A third embryological layer is sandwiched between the ectoderm and endoderm. This layer is called the mesoderm, which gives rise to supportive or contractile or blood cells. यानी इसके भी अपने डेफिनेटिव काम होंगे। ज़्यादातर इसका ताल्लुक जो है वो मसल्स के डेवलपमेंट के साथ या सपोर्ट यानी बोन्स के साथ और स्केलेटन के साथ या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की ओरिजिन इस चीज़ से होती है जिसको हम मेसोडर्म कह रहे हैं। मोस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैव एन ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पिछला लेवल जो था डिप्लोब्लास्टिक उसमें तो हमने सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक पढ़ा था, लेकिन अब देखते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक जैसे ही डेवलपमेंट हुई है उसमें ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी, नर्वस, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी एंड अदर सिस्टम्स। अब सिस्टम्स को हमने पर्टिकुलर नाम दे दिए हैं। जो टिश्यूज़ एक जैसे हैं वो मिलकर एक तरह का सिस्टम बना देंगे और सिस्टम्स मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं जो कि हम जानते हैं कि बॉडी
बॉडी के अंदर कितनी पैटर्न्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट से रेलिवेंट है, नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए है, डाइजेस्टिव फूड की डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव है, सर्कुलेटरी अदर सिस्टम, ये सारे इस हद तक ऑर्गेनाइजेशन अब स्टार्ट हो चुकी हैं एनिमल्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर usually bilaterally symmetrical or have evolved from the bilateral ancestors and are relatively active. Triploblastic animals are organized into several subgroups based on the presence or absence of the body cavity. अब जब हमने एक पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल तक पढ़ लिया है, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम कह रहे हैं कि प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर आगे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन सारे फाइलम्स के बीच में? हमने कैसे कहा कि ये हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थीज है, ये एस्केल्मिन्थीज है, ये एनालिडा है, ये मोलस्का है, हालांकि है तो सारी ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उनमें मजीद डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, वेदर दे आर एसिलोमेट्स और सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। तो हम एक और उसमें सब ग्रुपिंग कर देते हैं कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी बेस के ऊपर हम उसकी मजीद डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी एंड फॉर दैट पोसेस द वन द काइंड ऑफ द बॉडी कैविटी प्रेजेंट। यानी हम फिर देखेंगे कि अगर मौजूद है उनकी बॉडी के अंदर कैविटी यानी सिलोम मौजूद है तो वो किस तरह की है, ट्रू सिलोम है या फॉल्स सिलोम है। अ बॉडी कैविटी is defined as a fluid filled space in which the internal organs can be suspended and separated from the body wall. तो हम बॉडी कैविटी किस चीज़ को कहते हैं? सिलोम क्या चीज़ है? ये ऐसी स्पेस है जो कि लिक्विड फिल्ड है और इसके अंदर मुख्तलिफ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जिसमें आ जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, लेवर आ जाता है, मुख्तलिफ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है, उनको लिटरली अपनी पोजीशन पे रखा जाता है। बॉडी कैविटीज़ ऑफ एडवांटेजेस बिकॉज दे आर, अब उसके कुछ एडवांटेजेस बताए गए हैं पॉइंट्स के फॉर्म में कि हमारे लिए बॉडी कैविटीज़ क्या क्या काम करती हैं। ये हम प्लैटीहेल्मिन्थीज से ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के फ़ायदे मिला जुला कर देख रहे हैं। इट कैन प्रोवाइड मोर रूम फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट, provide more surface area for diffusion of gases, nutrients and waste into the and out of the organs, provide an area for storage, often act as a hydrostatic skeleton, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनमें हमारी तरह की बोन्स नहीं है या ऐसे सिस्टम डेवलप नहीं किए, उनके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज उनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी फॉर्म करती हैं। प्रोवाइड अ व्हीकल फॉर एलिमिनेटिंग द वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके उनको जमा करके बाहर भी रिलीज़ कर सकती हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी इस सीलोम के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी एग्स और स्पर्म जो है उनकी एग्स की बेसिकली आप कह सकते हैं स्टोरेज या उनकी डेवलपमेंट जो है वो भी सीलोम के अंदर हो सकती है। फैसिलिटेट इंक्रीज बॉडी साइज, तो ये सारे एडवांटेजेस हैं बेसिकली जो कि सीलोम परफॉर्म करती है। ऑफ दीज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डिजर्व्स फर्दर कमेंट्स। इस सारे पॉइंट्स के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वो एक अलग सी चीज़ है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी कैविटी फ्लूइड गिव सपोर्ट वाइल अलाउइंग द बॉडी टू रिमेन फ्लेक्सिबल, यानी बेसिकली जो बॉडी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उस बॉडी कैविटी या सीलोम के अंदर, वो एक बॉडी की शेप भी मेंटेन कर रहा है और वो फ्लेक्सिबल भी है अपनी जगह पे। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द वाटर फिल्ड बैलून। एग्जांपल उसकी दी गई है कि हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं एक पानी से भरे हुए बैलून के साथ, विच इज़ अ रिजिड वीट फ्लेक्सिबल, यानी वो एक तना हुआ एक रिजिड स्ट्रक्चर भी है लेकिन उसमें इतनी लचक मौजूद है कि अगर आप किसी भी तरफ से उसको प्रेस करते हैं तो वो दूसरी तरफ अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। बिकॉज द वाटर इन द बैलून इज इनकम्प्रेसिबल, स्क्वीजिंग वन एंड कॉजेज द बैलून टू लेंथन, यानी अगर आप एक किनारे से उसको स्क्वीज करेंगे निचोड़ेंगे तो दूसरे किनारे से वो फैल जाएगा। कंप्रेसिंग बोथ एंड्स कॉजेज द मिडल ऑफ द बैलून टू बिकम फैटर, अगर दोनों किनारे सुखेड़ेंगे तो दरमियान में वो भर जाएगा। इन अ सिमिलर फैशन बॉडी वॉल मसल्स acting on the coelomic fluid are responsible for movement and shape changes in many animals। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की एग्जांपल बिल्कुल वैसे बैलून की तरह से है कि किसी भी तरफ से अगर उसको प्रेशर पड़ता है बॉडी को तो वो दूसरी तरफ अपने आप को अकोमोडेट कर लेती है। इन्हीं पैटर्न्स को जो कि सीलोम के ऊपर डिपेंड करते हैं, अब हम एक एक करके मुख्तसरन देख लेते हैं उनको कि वो एसिलोमेट कैसे हैं, सूडोसिलोमेट कौन है और ट्रू सिलोमेट पैटर्न क्या चीज़ है। द ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न, अब इसमें हम एनिमल्स का अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो इसमें हम उसी तरह से जैसे हमने सिलेंट्रेटा तक पढ़ लिए थे रेडियली सिमेट्रिकल, अब आते हैं हमारे पास जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल स्टार्ट हुए हैं डिप्लोब्लास्टिक के लेवल के बाद, उसमें हम प्लैटीहेल्मिन्थीज का पहला दर्जा देखते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट पैटर्न बेसिकली वही है जो कि इन प्लैटीहेल्मिन्थीज में एग्जिस्ट करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हुज मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज फॉर्म अ रिलेटिवली सॉलिड मैस ऑफ सेल्स बिटवीन द एक्टोडर्मली एंड मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। एसिलोमेट लिटरली मतलब क्या है?
वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में कोई सीलोम नहीं होती है। और सीलोम क्या चीज़ है? सीलोम इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। जब फ्लूइड फिल्ड कैविटी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है? और एक बात ये भी याद रखेंगे कि सीलोम की डेरिवेशन हमेशा मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म जो है वो अपने अंदर स्पेस क्रिएट करती है और वहाँ पे फ्लूइड फिल होता है जो कि बना देता है सीलोम। तो हमारे पास ऐसे एनिमल्स, ये ए फिगर हमें दिखाई गई 16.11 की, जो कि हम एसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। इसमें बेसिकली होगा क्या कि एक्टोडर्म मौजूद है सबसे बाहर, एंडोडर्म सबसे अंदर, दरमियान में जो ब्लैक एरिया आपको दिखाया गया है दैट इज़ मीजोडर्म। तो इसमें आप जो शेडेड एरिया ब्लैक कलर का है ये सारी मीजोडर्म है। तकरीबन हम एसीलोमेट एनिमल्स की बॉडी में यही देखेंगे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में इस मीजोडर्म ने सारी स्पेस फिल कर दी है। सेल्स मौजूद हैं जो पेरेन्काइमल नेचर के भी हो सकते हैं और कंपैक्टली पैक्ड भी हो सकते हैं, लूज अरेंजमेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जिस फॉर्म में भी ये मीजोडर्म मौजूद है उसने अपने अंदर कोई स्पेस क्रिएट नहीं की है, कोई कैविटी नहीं बनाई है जिसको हम सीलोम कह सकें। इसलिए इन बॉडीज़ को हम एसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। Some cells between the ectoderm and endoderm of the acoelomates are loosely arranged organized cells called the parenchyma. Parenchymal cells are not specialized for a particular function. तो ये कैटेगरी थी हमारे पास एसीलोमेट्स की, जिसमें नॉर्मली हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थीज आते हैं। उसके बाद आती है कैटेगरी द ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट पैटर्न। इससे अगले फाइलम की तरफ हम चलेंगे जिसको हम एस्केल्मिन्थीज कहते हैं, जिसमें आपने निमेटोडा, स्कैरस वगैरह पढ़े होंगे, उनको सूडोसीलोमेट पैटर्न कहा जाता है। सूडोसीलोम का मतलब क्या है? फॉल्स सीलोम, यानी जिसके अंदर कैविटी तो मौजूद है लेकिन वो उस तरह से ओरिजिनेट नहीं की जिस तरह से सीलोम ओरिजिनेट करती है। और सीलोम ओरिजिनेट करती है मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से। मीजोडर्म अपने यानी हर तरफ मीजोडर्म मौजूद होती है और दरमियान में एक कैविटी है तो उसको हम ट्रू सीलोम कहेंगे। तो फॉल्स सीलोम का मतलब क्या है कि हर तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग मौजूद नहीं होगी। और सूडोसीलोम इज अ बॉडी कैविटी नॉट एंटायरली लाइंड बाय द मीजोडर्म। नो मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यूज आर एसोसिएटेड विद द गट ट्रैक्ट एंड नो मीजोडर्मल शीट कवर्स द इनर सर्फेस ऑफ द बॉडी वॉल एंड नो मेम्ब्रेन सस्पेंड ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटी। यानी आपको लिटरली बॉडी के अंदर एक स्पेस तो नजर आएगी। अब आपने ये जो शेडेड एरियाज हैं, वाइट एक्टोडर्म, ब्लैक मीजोडर्म और शेडेड जो है वो एंडोडर्म है। अब हम उसमें देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर वाली जो हमारे पास है एक्टोडर्म है, उसके बाद बिल्कुल ब्लैक जो है वो मीजोडर्म है, उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हो रही है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सूडोसीलोम है। और सबसे अंदर वाला जो है वो गट ट्रैक्ट है जो कि शेडेड एंडोडर्म दिखाई गई है हमें। अब ये जो कैविटी है इसको आप लिटरली देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी बाहर वाली लाइनिंग के बाहर तो मीजोडर्म मौजूद है लेकिन अंदर जिस तरफ गट ट्रैक्ट है वहाँ पे कोई मीजोडर्म एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि ट्रू जो सीलोम हम देखेंगे उसमें अंदर वाली जो लाइनिंग है वो भी मीजोडर्म की होगी और बाहर वाली जो बॉडी वॉल के साथ वाली लाइनिंग है दैट विल बी मीजोडर्मल। तो इस तरह की सीलोम जो कि ट्रू सीलोम है यहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई हमें नज़र नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि हर तरफ से मीजोडर्म ने उस कैविटी को नहीं घेरा हुआ है। ये बेसिकली जो सूडोसीलोम है ये जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है उसके अंदर जो ब्लास्टोसील कैविटी बनती है ये उसी की एक्सटेंशन है मेनली, इसलिए एक कैविटी के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती है लेकिन ये ट्रू सीलोम नहीं है। एम्ब्रोलॉजिकली द सूडोसीलोम इज डिराइव फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द एम्ब्रियो। तो इस तरह की कैविटी एग्जिस्ट तो करती है लेकिन ये पर्टिकुलर बॉडी कैविटी नहीं है, सीलोम नहीं है, ना ही इसका काम ये है कि वो ऑर्गन्स को अपने अंदर सस्पेंड करके रखे, इसलिए हम इसको सूडोसीलोमेट कह रहे हैं। आगे आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट पैटर्न। अब इस सूडोसीलोम के बाद यानी एस्केल्मिन्थीज के बाद जो फाइलम आता है जिसको हम एनालिडा कहते हैं, और एनालिडा से ऑनवर्ड मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड देन कॉर्डेटा, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट पैटर्न रखने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। अ सीलोम इज़ अ बॉडी कैविटी कम्प्लीटली सराउंडेड बाय मीजोडर्म। जैसे हम इस फिगर के सी में देख सकते हैं कि हमारे पास जो ब्लैक शेडेड एरिया है वो हर तरफ आपको नज़र आ रहा है और दरमियान में ये जो दो वाइट आपको नज़र आ रही है कैविटीज़ दैट इज़ अ सीलोम। हर तरफ से सीलोम जो है वो घिरी हुई है मीजोडर्म के सेल से। A coelom is a body cavity completely surrounded by the mesoderm. A thin mesodermal sheet called the peritoneum lines the inner body wall and is